Today's our topic is representative personal account. Representative personal account. As we know, how many types of account are there? As we know, how many types of account there? Three types. Three types of account are there. First one is personal account, real account and nominal account. Personal account further divided into three parts. Number one, natural personal account, artificial personal account and representative personal account. पर्सनल अकाउंट का सबसे पहले जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जैसे राम का अकाउंट, प्रिंस का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, जिगीशा का अकाउंट, यानी कि किसी भी मैन गॉड मेड मर्सी मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, यानी कि किसी नेचर मेड जो पर्सन मैन है ना, उसी से रिलेटेड अकाउंट बनाना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट. ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. अगर हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन सी होती हैं? दीज आर द पर्सन्स विच आर नॉट इन पर्सन बट दीज आर मेड बाय द ऑफ पर्सन, नेचुरल पर्सन. ये एक्चुअली पर्सन नहीं होते, पर आर्टिफिशियली बाय लॉ, बाय लीगल complements, by legal procedure, proper by legal formalities, these are made by natural person. means to say यानी कि रब के बनाए बंदे जो नेचुरल पर्सन है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया पर्सनल अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. जैसे कि एग्जांपल, हमारा धीरू भाई अंबानी थे, उसके बाद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी की जियो कंपनी. अनिल अंबानी का अकाउंट अनिल अंबानी में नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता होगा उनके क्रेडिटर की बुक्स में, लेकिन अगर वही अकाउंट वो कंपनी के बेस पे डील करते हैं ना, तो उनकी बुक्स में जियो कंपनी लिखा होगा. एक बैंक का मैनेजर है, एक बैंक का फाउंडर है, फाउंडर का बैंक तो वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ये एसबीआई बैंक किसने बनाया है? वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल है जो लीगल फॉर्मेलिटी के बेस पे बना हुआ है. ठीक है, जैसे किसी भी कंपनी का नाम, खेम सिंह सदाना एंड फर्म, एबीसी लिमिटेड कंपनी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, all these companies are made by a natural person. All these companies are made by a natural person by following all the legal procedures and regulations. Legal procedure, regulations, formality को पूरा करके जो नेचुरल पर्सन एक प्रॉपर तरीके से एक कंपनी बनाता है, एक कोई फॉर्म तैयार करता है, उसी के नाम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. एंड दिस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बिहेव्स लाइक अ पर्सनल अकाउंट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर है? आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन अकाउंट कौन सा होता है, फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है. नेक्स्ट वन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट व्हाइल मेकिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो प्रॉब्लम आपको आ रही है बार बार क्वेरी में, कि आपको बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे डील करना है, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर क्या चल रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन. अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा मेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इनकम बेस पे और एक्सपेंस बेस पे. इनकम बेस पे और एक्सपेंस बेस पे फर्दर डिवाइड करते हैं. सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जो हमारी बुक्स में फॉर द टाइम बीइंग, फॉर जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 days to 15 days हमारी बुक्स में आते हैं.
आफ्टर दे गॉन, कि हमारी बुक्स में जस्ट फॉर 1 to 15 days, not for 1 month, not for 1 month. 99% they are recorded in our books of account just for within month. They are vanished within months from our books of accounts. ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ये महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि रिप्रेजेंट करना किसी को, किसको रिप्रेजेंट करना, अपने एक्सपेंस और इनकम से रिलेशन इसका क्या है, क्योंकि वैसे एक्सपेंस और इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, पर इसका इनकम और एक्सपेंस से हमारा पर्सनल अकाउंट का क्या मेन लिंक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा एक्सपेंस को, एक्सपेंस में हमारा सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें ना तो इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द पेंडिंग एक्सपेंसेस। पेंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स the expenses whose due date for giving, whose due date for payment becomes due but not yet paid up to due date। ये वो वाले एक्सपेंस हैं जिनकी ड्यू डेट पेमेंट के लिए आ चुकी है, लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं डाली। पेमेंट आ चुकी है, पेमेंट की ड्यू डेट आ चुकी है, लेकिन हमने पेमेंट नहीं डाली। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जैसे तो कॉन्सेप्ट शेयर किए थे कल। हमारा एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो इनके बेस पे है, जो स्पेशल रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्सपेंस और इनकम को पर्सन बनाने में। हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गैप में एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स to be recorded in the books of accounts on the due date, whether they are paid or not, whether they are received or not। हमने पेमेंट रिसीव की चाहे नहीं की, हमने पेमेंट दी चाहे नहीं की, हमने उसकी एंट्री ड्यू डेट को डालनी ही डालनी है अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम की वजह से ही हमारा अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? मर्केंटाइल अकाउंटिंग करते हैं हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं मर्केंटाइल सिस्टम पे करते हैं, नॉट ऑन कैश सिस्टम। हम कैश सिस्टम पे कभी अकाउंटिंग नहीं करते। छोटे दुकानदार आज भी कैश सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से अगर अकाउंटिंग की जाए तो हमेशा मर्केंटाइल सिस्टम ही यूज होता है। मर्केंटाइल सिस्टम मीन्स से एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम क्या कहता है? एक्रूअल सिस्टम स्टेट्स दैट पेमेंट, recording of payments and incomes and expenses to be recorded in the books of account as on the date on which they are due, whether they paid or not, whether they received or not। चाहे पेमेंट हुई चाहे नहीं हुई, चाहे रिसीव्ड हुई चाहे नहीं हुई, they are recorded in the because of mercantile, because of accrual system। Okay, according to that concept, outstanding expense to be defined here है कि हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ जिनकी ड्यू डेट हो चुकी हुई है पर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं डाली। जैसे एक हमारे पास कोई एम्प्लॉई है, हमारे पास कोई एम्प्लॉई है मिस्टर राकेश, हमारे अकाउंटेंट है जिसको हम हर फर्स्ट ऑफ द मंथ इनको सैलरी देते हैं, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ इनको सैलरी देते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? हमेशा पहले के नॉर्मल डेज में क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि
जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, एक बिजनेसमैन क्या करता है, जो फुल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग्स है, जो फुल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग्स है, उस रिकॉर्डिंग को, यानी कि जो ट्रांजैक्शन अक्कर हो रही है एक दिन में जो ट्रांजैक्शन अक्कर हो रही है ना, उसकी एक डे बुक में ना पूरी रिकॉर्डिंग लिख लेता है एक ट्रांजैक्शन के रूप में। या उससे किसे इतना पैसा रिसीव किया, उनको हमने इतनी सैलरी दे दी है, इनकी परचेज हुई है, इसको पेमेंट गई है, इससे पेमेंट आई है। क्योंकि जब अकाउंटेंट ने शाम को आना है या हफ्ते बाद जब भी उसने आना है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट जब भी उसने आना है ना, उसने गल्ला नहीं चेक करना, उसका पैसे से हमारे कोई लिंक नहीं है। उसने अपना रिकॉर्ड बुक दिखाओ, उसने रिकॉर्ड बुक और बिल के अकॉर्डिंग हमारे सारी अकाउंटेंट की ट्रीटमेंट करनी है। उसने देखना कि एक रूटीन होती है कि उसने 1 अप्रैल को एक प्रॉपर रूटीन होती है कि आज 1 मार्च है, 1 मार्च की कंपल्सरी पेमेंट्स कौन सी हैं, कंपल्सरी रिसीप्ट्स कौन सी हैं। कंपल्सरी पेमेंट उसने अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डालनी है, जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। यानी कि जब वो आएगा उसने 1 मंथ, यानी कि अगर सपोज करो 1 मार्च आ गई और इसको 1 मार्च पे सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास आया कि सर मेरी सैलरी, ठीक है, उसने 1 मार्च को अपनी सैलरी डाली। 2 कंडीशन है, या तो मैं उसी टाइम 1 मार्च को उसी को पैसे दे दूंगा। अगर उसी टाइम पैसे दूंगा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आ जाएगा, कैश चला जाएगा। यानी कि मान लो कि उसको मैं 10,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, 10,000 का कैश माइनस हो जाएगा। और उसी की दूसरी ट्रीटमेंट की क्या होगी, कैपिटल में भी एज एन एक्सपेंस वो माइनस हो जाएगा, कैपिटल में एज एन एक्सपेंस वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कैश में दे देता हूँ, सपोज करो कि वो आया और मैंने पैसे नहीं दिए और उसकी ट्रांजैक्शन की ऐसे नहीं लिखी होती, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ। उसकी एग्जांपल हमारे ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा कि सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹4,500 की सैलरी ड्यू हो चुकी है पर इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो चुकी है, वो पैसे लेने आया होगा और हमने उसको रफा दफा करके हफ्ता या 10 दिन के बाद डाल दिया होगा। यानी कि जब उसने एंट्री डालनी है ना, अकॉर्डिंग टू द मर्केंटाइल लॉ, अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो उसने 1 तारीख को सैलरी कैपिटल में माइनस करनी है, चाहे पेमेंट हुई चाहे नहीं हुई। अगर पेमेंट हुई तो कैश में चली जाएगी, अगर नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, आउटस्टैंडिंग सैलरी का यहाँ पर नया अकाउंट खुल जाएगा एज एन लायबिलिटी। वो कैपिटल में माइनस होगी, हाँ कैपिटल में माइनस होगी और इसमें प्लस हो जाएगी। सेम इफेक्ट हो गया ना, वन साइड माइनस वन साइड प्लस। कैपिटल में तो माइनस होनी ही होनी है, कैपिटल में माइनस तो होनी ही होनी है। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको रिटर्न करो फिर आगे चलते हैं। एक्सपेंस का नेक्स्ट एक्सपेंस में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है, प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस साफ पता लग रहा है, क्या लग रहा है, एडवांस पेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, कि हमारी ड्यू डेट अभी तक आई नहीं है पर हमने एडवांस पेमेंट पहले कर दी है, ठीक है। मान लो कि कोई हमारा एम्प्लॉई है, हमारे पास आता है कि हमें पैसे चाहिए, भाई की शादी है, ठीक है। अगर पैसे चाहिए, अगर उसके ब्रदर की शादी है तो उसने पहले अगर मांगे है, यानी कि अपनी, मान लो कि उसका अगर 1st ऑफ मंथ को फर्स्ट अगस्त को वो उसका महीना होता है हमारे को, महीने के पहली तारीख में, और मान लो कि वो आ जाता है हमारे पास 15 जुलाई को, कि अभी हमें पैसे की अभी जरूरत है। अगर पैसे की अभी जरूरत है तो यानी कि हमें तो देने पड़ेंगे, अगर पैसे हम देंगे तो हमें क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन मर्केंटाइल यानी कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसने एंट्री डालनी है
1 अगस्त को। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसने एंट्री 1 अगस्त को ही डालनी है, पर बिजनेसमैन ने अपनी रिकॉर्ड बुक में क्या लिखना है, पेमेंट गिवन टू द दैट पर्सन, कि पेमेंट गिवन टू दैट पर्सन एज एडवांस, कि एडवांस पेमेंट वो ले गया। ठीक है, अगर एडवांस पेमेंट वो 10,000 रुपये ले गया, हमारे पास कैश तो चला गया 10,000 का, कैपिटल में ये स्ट्राइक होगा? नहीं होगा। कैपिटल में क्यों नहीं स्ट्राइक होगा? क्योंकि कैपिटल में 1 अगस्त को ही आगे स्ट्राइक होगा, क्योंकि अभी 15 जुलाई है, अभी 15 डेज आर लेफ्ट देयर, 15 to 16 डेज अभी रहते हैं हमारी एंट्री डालने को। इसलिए हम एडवांस कभी भी अपनी एडवांस एंट्री कभी भी नहीं डालते, एडवांस एक्सपेंस अपना कभी नहीं मानते। इसका क्या होता है, इसमें 10,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 मेरी जेब से चला गया, और इसी के रिगार्डिंग ये प्रीपेड एक्सपेंस है ना, हमने एक्सपेंस पहले पे कर दिए, और ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का पॉइंट बन जाएगा। और प्लस किस में करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, यहाँ पर प्रीपेड सैलरी एसेट में, एसेट में प्रीपेड, हमारे जितनी प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे एसेट होते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट बन के प्रीपेड सैलरी इसमें प्लस हो जाएगा, वन साइड कैश माइनस हो जाएगा, और वन साइड हमारा प्रीपेड का नया एसेट खुल जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्लियर है? ओके, नाउ गो टू इनकम। इनकम साइड पे अगर हम इनकम साइड की बात करें तो इनकम साइड में भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, पर आउटस्टैंडिंग को इनकम को हम आउटस्टैंडिंग वर्डिंग नहीं देते। जो हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। ये होती आउटस्टैंडिंग इनकम ही है, और इनकम की वजह से क्या वर्ड यूज होता है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इंटरेस्ट सेम है? हाँ, इनकम कोई भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी इनकम है, हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड भी इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड भी इनकम है, रेंट रिसीव्ड भी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड भी इनकम है, एनी टाइप ऑफ रिसीव्ड बट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ गुड्स सेल सर्विस। गुड्स सेल परचेज को छोड़ के एनी टाइप ऑफ रिसीव्ड इज कॉल्ड इनकम। किसी टाइप की रिसीव्ड हमें पैसे आए हैं ना, गुड्स और सर्विस वाले नहीं, अगर हम गुड्स और सर्विस की डील कर रहे हैं, उसकी सेल के पैसे आए हैं ना, वो इनकम नहीं है। ठीक है, इनकम वही होगी, वो वाली इनकम जो एक्स्ट्रा है, कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई शेयर खरीदा है, उसके रिगार्डिंग कोई इनकम आएगी। अगर सपोज करो मैंने बैंक में से, सपोज करो मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, पर म्यूचुअल फंड के थ्रू प्रॉपर बैंक के साथ ट्रीटमेंट की, शेयर मार्केट में जानता नहीं। अगर शेयर मार्केट नहीं जानते, म्यूचुअल फंड में अगर मैंने पैसा लगाया, उसमें ना टाइम टू टाइम ना हमेशा अपने पैसे की ना इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, मान लो कि हमें हर महीने मेरा 1 तारीख को, एक लिमिटेड डेट को हमें पैसे आते ही आते हैं। अगर एक लिमिटेड डेट को मैंने पैसे आने, मान लो कि हर 15 तारीख को मुझे 1,000 रुपये मिलना ही मिलना है, ऐसी स्कीम है, ऐसी स्कीम ले रखी है कि कंपनी ने मुझे हर 15 तारीख को 1,000 रुपये आना ही आना है। ठीक है, मान लो आजकल के दिनों में ड्यू टू दीस डेज, अगर इन दिनों में सपोज करो कि ये 1,000 रुपया मैंने मोबाइल में चेक किया, अभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है, पर नहीं पहुंचा, पर अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हमने ये वाली एंट्री 15th ऑफ अ मंथ, हमने ये वाली एंट्री कैपिटल में तो प्लस करनी है, चाहे कैश आया चाहे नहीं आया। उसके रिगार्डिंग जो एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, मेरा एज ए एसेट यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, एज एन एसेट मेरे यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ पर नया अकाउंट खुल जाएगा, प्लस हो जाएगी एक्रूड इनकम, यानी कि यहाँ पर 1,000 रुपया इधर आ जाएगा, और 1,000 रुपया हमारा इधर प्लस हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है, 1,000 रुपया हमारा एक्रूड इनकम की साइड में आ जाएगा, और 1,000 रुपया हमारा कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। इट्स ओके। और अगर शेयर लेते हैं 1,000 रुपया ना, वो मैंने ना तभी शेयर मार्केट में जाते जाते म्यूचुअल फंड में आ गया हूँ, और किसी कंपनी के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, अब शेयर मार्केट कैसे करूँ, हमारा +2 का पॉइंट। ठीक है, तो +2 में डिटेल से करेंगे प्रॉपर। ठीक है,
है, मैंने शेयर मार्केट की एग्जांपल ले तो ली, पर साथ में म्यूचुअल फंड में आने का तरीका नहीं है, शेयर मार्केट गिर भी सकती है, उसमें फ्लक्चुएशन है। हाँ, इसीलिए मैंने पॉइंट के छोड़ के उसको म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की सारी कंपनीज शेयर मार्केटिंग ही करती हैं। ठीक है, पर उनके साथ स्पेशल पोस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, जो उनके जरिए करोड़ रुपए उनकी सैलरी कम से कम 2-2 लाख रुपए सैलरी होती है, जिन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होती है, एमबीए इन फाइनेंस मैनेजमेंट की होती है। हाँ, एफसी वो तो सीए है ना, वो तो फाइनेंशियल सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। वो नहीं, एक हमारा होता है जिसने स्पेशल फाइनेंशियल अकाउंटेंट की होती है, फाइनेंशियल यानी कि एमबीए की है इन फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट की एमबीए का मतलब है कि एमबीए करनी जिसमें उसको सारी पैसे की फुल नॉलेज की, पैसे को कैसे बढ़ाना है, उसने सारे सब्जेक्ट ही पैसे से रिलेटेड पढ़ने हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, अपने को पैसे को किस हिसाब से यूज करना है, कि पैसा अगर आज मेरे पास इतना है उसको कैसे वृद्धि की जाए। ऐसे अकाउंटेंट है कि 100 का लाख कैसे बढ़ाना, ये सोचते रहते हैं, उनका काम ही सोचना है। और ऐसे ही उनके जरिए ही हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। वो शेयर मार्केट में पैसा इस हिसाब से लगाते हैं कि हमेशा कंपनी की इंक्रीमेंट होती है, डाउन कभी भी नहीं जाता। ठीक है, पर ये फिलहाल म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। सेकंड देखो, लास्ट वन है एक्रूड इनकम। ये आगे आएगी अगर हमने कोई चीज एडवांस में ले ली है, रिसीव्ड इन एडवांस। एक ना हमारे पास है रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमने इनकम एडवांस ले ली, मान लो कि मैंने साथ वाला कोई होल है, कोई शॉप है, मैंने रेंट पे दे रखी है। अगर मैं रेंट पे दे रखी है ना, हमें महीने के महीने रेंट आता है। अगर रेंट आता है तो सपोज करो कि हर 15th ऑफ मंथ वो हमें रेंट दे के जाता है। अगर बंदा हमें 15 को तारीख को हर रेंट दे के जाता है तो उसका रेंट हमारे लिए इनकम 15 तारीख को बनती है। ठीक है, हमारे पास एक कन्वेंशन है, क्योंकि हमारी गैप की फुल फॉर्म क्या थी? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारी गैप के 2 पार्ट थे, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। हमारे पास एक कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस में क्या बोला जाता है? एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस बट नेवर गो फॉर द प्रॉफिट। एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस बट नेवर गो फॉर द प्रॉफिट और इनकम और गेन्स। हमेशा अपने आप को ये प्रत्यक्ष सामने रखो कि हमने प्रॉफिट बिजनेस में लॉस पे जाना ही जाना है, पर कभी भी आने वाले प्रॉफिट को माइंड में न रखो, आने वाली सेल को माइंड में न रखो। कोई फोन कर रहा है, भैया मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे 5-6 लाख का माल लेना है। आएगा, देखी जाएगी। 5-6 लाख पहले नहीं कॉपी में डाल देना, वो आ रहा है 5 लाख देने आ रहा है, कभी भी डालना ड्यू टू द कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ठीक है, ऐसे ये है, अगर इनकम बन रही है ना तभी बनेगी, उसी में डालनी है, उसी करनी है हमने। हाँ, गैप ने पूरे में प्रॉपर तरीके से नाल करवाना, रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिन्हें भी होंगे ना साडे को गैप ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, उसको प्रॉपर याद कैसे करना है, प्रॉपर लाइन वाइज कैसे लिखना है, प्रॉपर पहले उसकी हेडिंग को कैसे याद करना, लाइन वाइज मनमोनिक मिल जाएगा उसका। ठीक है, फिलहाल आज क्या हो गया? एक और कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी हो गया, आगे गोइंग कंसर्न भी हो गया, नेक्स्ट डबल एंट्री सिस्टम भी हो गया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी हो गया, और कन्वेंशन होगी एक कंजर्वेटिज्म जो इसके साथ रिलेटेड थी। ठीक है, रेंट इन एडवांस हमने प्लस किसमें करना है? कैपिटल में। अब क्या करना है? रेंट इन एडवांस में क्या है कि हमें एडवांस हो आ चुका है। एडवांस हमने क्या करना है, यहाँ पर कैश तो हमें आ ही चुका है, कैश में आगे 1000 प्लस कर देना है। पर ये जो रेंट इन एडवांस है ना, हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बन के यहाँ पर नया अकाउंट खुल जाएगा, रेंट इन एडवांस, और यहाँ पर हमने अमाउंट को प्लस कर देना। क्लियर है कि रेंट इन एडवांस यहाँ पर हमारी लायबिलिटी खुल जाएगी, रेंट इन एडवांस का नया अकाउंट खुल जाएगा,
और 1000 यहाँ पर प्लस हो जाना है और 1000 हमारा कैश में प्लस हो जाना है। कैपिटल में तभी डलेगा जब 15 तारीख आएगी, ठीक है। अगर एडवांस पेमेंट आ जाती है तो उसकी पेमेंट कभी भी नहीं होती। क्लियर है।